हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सीसा संचायक सेल के बारे में। उसकी रचना हमने पढ़ लिया था, उसका फिगर में ही हमने बता दिया था आपको। आज हम पढ़ेंगे कि उसमें कैसे कैसे अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। तो सबसे पहला तो उसके एनोड पे क्या अभिक्रिया होती है। उसके एनोड पे Pb की जो अभिक्रिया होती है SO4-2 आयन से होती है और PbSO4 में ये अवक्षेपित हो जाता है। किस प्रकार से होता है, जो Pb आयन है, आयन तुरंत SO4 जो Pb+2 आयन है SO4-2 आयनों से अभिक्रिया करके इलेक्ट्रोड यानी कि जो एनोड होता है उस पृष्ठ पर लेड सल्फेट को अविलेय परत को अवक्षेपित कर देता है। ठीक, उसके बाद होता क्या है कि एनोड पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में, जो एनोड पे जो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाह्य परिपथ में सेल में कैथोड पर प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं कि जब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एनोड पर जो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्य परिपथ में सेल में कैथोड पर प्रवेश करते हैं और कैथोड पर लेड डाइऑक्साइड का Pb+2 आयन और जल में अपचयन हो जाता है। तो उसके बाद से जो होती है कैथोड अभिक्रिया होती है। तो कैथोड अभिक्रिया जो है PbS, जो यहाँ पे S मतलब सॉलिड है, एक्वस है, 4H+ एक्वस है और SO4 2- आयन एक्वस है ये, और 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये भी PbSO4 है, यहाँ पे 2H2O, यहाँ पे ये अभिक्रिया हो जाती है। तो जो Pb+2 आयन है तुरंत जो क्या करता है कि SO4-2 आयनों से अभिक्रिया करके इलेक्ट्रोड, ठीक, इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पर अविलेय, देखिए इलेक्ट्रोड 2 होते हैं, एनोड और कैथोड होते हैं। तो ये वाला जो करता है क्या है कि कैथोड पर अविलेय लेड सल्फेट अवक्षेपित कर देता है। तो उसके बाद से अगर हम बात करें पूर्ण सेल अभिक्रिया की, तो पूर्ण सेल अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है। देखिए Pb यहाँ पे है, PbO2 है, यहाँ पे 2SO4-2 आयन और यहाँ पे 4H+ आयन है। रिएक्शंस के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, पूरा समझा के एक एक चीज़ को कैसे किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए PbSO4 है और यहाँ पे 2H2O लिक्विड के फॉर्म में अलग हो रहा है। तो इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जब ये अभिक्रिया हो जाती है, ये पूरी अभिक्रिया होती है, तो इसके परिणाम स्वरूप सेल वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो तभी तो हम लोग सेल से कोई चीज़ चला पाते हैं। तो इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप सेल वोल्टेज उत्पन्न करता है। जब संचायक बैटरी, ध्यान दीजिएगा, जब संचायक बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाती है, जब संचायक बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाती है, एनोड और कैथोड दोनों ही बड़ी मात्रा में PbSO4 लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं और सॉलिड में। अगला पॉइंट हम इसी में पढ़ेंगे। देखिए, जो H2SO4 विलयन का घनत्व, अगर हमें H2SO4 का विलयन जो उसमें ये डाला गया होता है बैटरी के अंदर, जो हम लोग डालते हैं, जो इसके जगह पे वैद्युत अपघट्य की जगह पे काम करता है, तो H2SO विलयन का घनत्व माप कर हम बैटरी के चार्ज की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अगर बैटरी के चार्ज की स्थिति का हमें पता लगाना होगा तो हम H2SO4 के विलयन का घनत्व माप कर भी पता लगा सकते हैं। अगला हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, निकेल कैडमियम पुनः चार्जनीय सेल। निकेल कैडमियम पुनः चार्जीय सेल, निकेल कैडमियम रिचार्जेबल सेल। देखिए, इस सेल में ध्यान दीजिएगा, इस सेल में कैडमियम की प्लेट एनोड का, इस सेल में कैडमियम की जो प्लेट होती है वो एनोड का, निकेल डाइऑक्साइड कैथोड का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन वैद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। इनका EMF जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, वो होता है 1.4 वोल्ट। इसे हम पुनः चार्ज कर सकते हैं, यानी कि द्वितीयक सेल है। इसका उपयोग टॉर्च, रेडियो तथा इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आदि में किया जाता है। जब ये डिस्चार्ज होता है तो इनमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। किस प्रकार से अभिक्रिया होती है इसमें, देखिए, जो कैडमियम होता है सॉलिड फॉर्म में, वो OH, यहाँ पे इसकी जो अभिक्रिया होती है तो CdOH ट्वाइस में चेंज हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। ये डिस्चार्ज जब होता है तो उसकी ये अभिक्रिया हो रही है। फिर NiO2 है और इसका 2H2O के साथ यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों अभिक्रियाएं इसमें होती रहती है और स्वतः अभिक्रियाएं ये होती रहती हैं। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया हो जाती है। अभिक्रिया के ऊपर आप लोग निश्चिंत रहिएगा, हम अलग से वीडियो डालेंगे। सभी अभिक्रिया जो आपको नहीं आएगा कमेंट में बताइएगा, उस अभिक्रिया को हम अलग से एक एक चीज़ उसका तोड़ करके किस प्रकार से ऑक्सीडेशन, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, किस प्रकार से कैसे कहाँ जा रहा है, ये सब चीज़ हम आपको बता देंगे। लेकिन उसके लिए आप लोग
और एक बात और कि आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखें तो लाइक कर दिया करिए ताकि हमको भी उससे मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम नोट्स तैयार करते रहें आप लोगों के लिए। अगला हम हेडिंग पढ़ेंगे लघु शुष्क सेल यानी कि बटन सेल। लघु शुष्क सेल बटन सेल, जिसे हम लोग बटन सेल, अब देखिए घड़ियों उड़ियों में छोटी छोटी सेल होते हैं आप लोग बटन के तरह से, उसी को ये लघु शुष्क सेल कहा गया। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें मरकरी सेल। इस सेल में जिंक एनोड का, इस सेल में ध्यान दीजिएगा, जिंक एनोड का, मरकरी सेकेंड ऑक्साइड कैथोड का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन वैद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.35 वोल्ट होता है। इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार यूज करने के बाद इसे डिस्चार्ज होने के बाद इसे फेंक देते हैं। इसका उपयोग हाथ की घड़ियों, कैलकुलेटरों इत्यादि में किया जाता है। जैसे जो हाथ की घड़ी, मतलब जो हम लोग हैंड वॉच पहनते हैं उसमें भी देखते हैं तो जब सेल चेंज करवाने जाते हैं तो उसमें छोटा सा सेल लगा होता है, तो उसमें लघु शुष्क सेल ही लगे होते हैं। इसके डिस्चार्ज होने पर भी निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। देखिए अभिक्रिया कैसे हो रही है, Zn है यहाँ पे 2H- है, ये ZnO में चेंज हो रहा है और ये H2O लिक्विड में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो जा रहे हैं, और यहाँ पे HgO है, यहाँ पे H2O है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ते हैं, तो ये Hg 2H- में चेंज हो जा रहा है। इसके बाद से हमारा अगला सेल है सिल्वर ऑक्साइड सेल। अगला है हमारा सिल्वर ऑक्साइड सेल। यह एक अति लघु सेल है, यह भी एक अति लघु सेल है। इस सेल में जिंक एनोड का, किसका, जिंक एनोड का, सिल्वर ऑक्साइड कैथोड का। देखिए ये बात याद रखना है कि किस सेल में कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। मतलब वैसे तो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एनोड कौन सा कैथोड बनेगा, लेकिन ये बहुविकल्पीय में पूछ देता है कि ये अगर पूछ देगा कि सिल्वर ऑक्साइड सेल में जिंक एनोड है या कैथोड है, तो वहाँ पे हमें बताना होगा ना कि जिंक एनोड का कार्य करता है, सिल्वर ऑक्साइड कैथोड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 वोल्ट होता है। इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे भी यूज करके फिर फेंक देते हैं। इसका उपयोग घड़ियों, कान की मशीनों, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यानी कि जो इस समय के इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स आ रहे हैं इन सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। डिस्चार्ज जब होता है तो इसमें भी निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ZnS है जो ये, अभी हमने कहा कि जिंक जो है एनोड का कार्य करता है, तो ये एनोड अभिक्रिया हो जाएगी, ये कैथोड अभिक्रिया हो जाएगी। और नोट्स आप लोग तैयार करते रहें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, अब इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जब किसी धातु की छड़, ध्यान से देखिए एक ही बात में याद हो जाएगा, जब किसी धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है, जब हम किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। अब उसके सापेक्ष होती है, जिस विलयन में डुबोई जाती है उस विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव हम कहते हैं। तो धातु का इलेक्ट्रोड विभव किसे कहा जाता है ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जर्मन भौतिक विज्ञानी नर्स्ट, जर्मन भौतिक विज्ञानी नर्स्ट, जिनका अभी समीकरण हम आगे पढ़ेंगे। जर्मन भौतिक विज्ञानी नर्स्ट के अनुसार धातु M के परमाणुओं में धातु को छोड़कर धातु आयनों, ध्यान दीजिएगा कि जर्मन भौतिक विज्ञानी नर्स्ट के अनुसार धातु M के परमाणुओं में धातु को छोड़ करके जो धातु आयनों Mn, यहाँ पे Mn+, ये जो N है ये आयनों की संख्या है, के रूप में विलयन में जाने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि ये M धातु है, ये जो धातु आयन है यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। इसके विपरीत ही धातु के धनायनों में विलयन को छोड़कर परमाणु के रूप में धातु पर निक्षेपित होने की प्रवृत्ति होती है। यहीं से इलेक्ट्रोड विभव का जो है उत्पत्ति हुई थी। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए ये दोनों हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी धातु की छड़ को, ध्यान दीजिएगा, किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो, विभवांतर मतलब विभव के बीच का अंतर, जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 कहते हैं।
अब यहीं से ये दोनों हेडिंग हमने पढ़ लिया, तो इसी से हमारा नर्स्ट का समीकरण बनता है। नर्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई में संबंध, देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे ही हम नर्स्ट समीकरण भी कहते हैं। देखिए तो परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है, घुमा के पूछ देता है कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव से नर्स्ट के समीकरण की उत्पत्ति करिए। तो कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिख दीजिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। जर्मन भौतिक विज्ञानी नर्स्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड Mn+ के विभव E और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है। E बराबर होता है E0 - 2.303 RT/NF log 10 1/Mn+। ये जो है यही नर्स्ट समीकरण कहलाता है, ये पूरा जो है नर्स्ट समीकरण कहलाता है। जहाँ पर E0 है धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, R गैस नियतांक है जिसका मान आप लोग को हम पीछे बता चुके हैं, जो T है ये परम ताप है, F फैराडे नियतांक है, N जो है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है, तथा Mn+ विलयन में धातु आयनों की सक्रियता अथवा मोल प्रति लीटर में व्यक्त सांद्रता है। यदि हम बात करें, अगर हम टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298.15 केल्विन कर दें, तो हम E बराबर लिख सकते हैं E0 - 0.0591/n log 10 1/Mn+n। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा, नोट्स आप लोग के तैयार हो रहे हैं कि नहीं, कमेंट करके जरूर बता दिया करिए। और नोट्स आप लोग के NCERT के बुक से या फिर किसी भी बुक से मिल रहे हैं कि नहीं आप लोगों को, अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो भी आप बताइए, तो हम उसको, और कौन सा टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है ये टॉपिक के बारे में आप बता दीजिए, हम उस टॉपिक को अपने वीडियोज़ में ऐड कर दिया करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स युग्म के बारे में, रेडॉक्स युग्म किसे कहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, और लाइक जरूर कर दिया करिए।